स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की पहली वीडियोस देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आप इसे प्लीज़ शेयर भी करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख पाएँ। तो हम शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम सीख लेते हैं ईएमएफ और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, जब हम एक नया सेल लाते हैं तो हम बोलते हैं 2 वोल्ट का सेल है। वो जो 2 वोल्ट है वो उसका ईएमएफ है। हो सकता है वो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ना प्रोवाइड करे, और टाइम के साथ साथ तो जब वो डेड सेल हो जाता है तो वो ज़ीरो ही हो जाता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हम नया सेल लाते हैं ना, नया सेल लाते हैं जो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, जब अभी तक हमने उसमें से कोई करंट नहीं ड्रॉ करा है, अभी हमने बस ओपन सर्किट में उसे रख रखा है। ओपन सर्किट मतलब कोई करंट नहीं है, तो ओपन सर्किट में बस हमने उसे रख रखा है, तो वो जितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकता है उसको ही हम उसका ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ क्या होता है? द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी सेल। जब सेल से हम कोई भी करंट ना ड्रॉ करें तो उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, उसको ही हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ये है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही, तो इसकी यूनिट तो वोल्ट ही होने वाली है। दूसरी चीज़ होती है हमारी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब हमने उसे सर्किट में लगा दिया तो दो पॉइंट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो पा रहा है। जब हमने रेजिस्टर्स भी कनेक्ट करे हैं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। भाई देखो, दोनों में फ़र्क क्या है? एक क्लोज सर्किट में नापा जाता है और एक ओपन सर्किट में नापा जाता है। जैसे कि अगर हम बस एक सेल ले लें और हमने कहा भाई ये सेल है 4 वोल्ट का, तो ये जो 4 वोल्ट जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकता है एक ओपन सर्किट में, जब हमने इसे अटैच ही नहीं करा है वायर से, जब हमने इसमें से कोई करंट नहीं विड्रॉ करा है, उसको हम कहते हैं इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन धीरे धीरे हम इसमें से करंट निकालने लगेंगे। ये एक सोर्स है, तो जब हम इसे कनेक्ट करेंगे रेजिस्टर्स के साथ, वायर्स के साथ, तो ये जो रेजिस्टर्स है ये क्या करेंगे? ये थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप कर देंगे। ये पोटेंशियल ड्रॉप करने लगेंगे। तो जब जैसे ये 4 वोल्ट आ रहा था, इसने थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप कराया, तो अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो पा रहा है 2 पॉइंट्स के बीच में, अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो पा रहा है 2 पॉइंट्स के बीच में, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं, ठीक है भाई। तो पोटेंशियल ड्रॉप के बाद जो ईएमएफ बचता है 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसको हम उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है कि भाई जैसे हमने दो रेजिस्टर्स कनेक्ट कर रखा है, ये हमने 2 रेजिस्टर्स कनेक्ट करे हैं, तो थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप ये कराएगा, थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप ये कराएगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये भी पोटेंशियल ड्रॉप कराएगा। उसके बाद जो इन 2 टर्मिनल्स के बीच में, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक करंट आया, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बचता है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? हमेशा हमारा ईएमएफ जो होता है ना, ईएमएफ, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। क्यों भाई, क्यों ज़्यादा होती है? ईएमएफ की वैल्यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि भाई ज़्यादातर जब हम सेल लाते हैं, जो सेल होता है, उस सेल का क्या होता है? ईएमएफ ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम उसे यूज़ करने लगते हैं, जब हम उसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत पोटेंशियल ड्रॉप, अगर हम कोई रेजिस्टर भी ना कनेक्ट करें ना तब भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। किसकी वजह से हो सकता है? हो सकता है इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है इस कनेक्टिंग वायर्स में रेजिस्टेंस की वजह से हो। थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप आ ही जाएगा, थोड़ा सा करंट, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। तो हमारा इसीलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से जो है वो कम ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेल को चार्ज करते हैं, कुछ होती है ना चार्जेबल बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज, जब हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं उस केस में क्या होता है? अभी तो सेल को हम और चार्ज करेंगे तो अभी सेल का वो ईएमएफ नहीं है। उस केस में क्या होता है? ये तो नॉर्मली जब हम सेल को यूज कर रहे हैं, व्हेन सेल इज इन यूज, या फिर सेल को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, हम उस चार्जिंग का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सेल को चार्ज करते हैं
जब हम सेल को चार्ज करते हैं सेकेंडरी बैटरीज के अंदर, तो उस केस में जो हमारा EMF होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से कम हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, पहली बात तो ये हम बार बार फोर्स की तरह इसे ट्रीट करने लग जाते हैं, लेकिन ये फोर्स नहीं है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी यूनिट वोल्ट है। ये एक फोर्स नहीं है जिसकी यूनिट न्यूटन हो, ये एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस ही है जिसकी यूनिट वोल्ट होती है, बल्कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जब हमने उसमें से कोई करंट नहीं विदड्रॉ करा है। और जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब हमने उसको सर्किट में कनेक्ट कर दिया, चाहे हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट करा, तो थोड़ा बहुत कनेक्टिंग वायर्स, थोड़ा बहुत इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी वजह से क्या होगा? थोड़ा बहुत पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होता है डिस्चार्जिंग वाले स्टेट में। लेकिन अगर हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, सेल को अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो इसका उल्टा होगा। उस केस में EMF जो है वो कम होगा, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है, हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके बाद हम इनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। वैसे में इतना तो पता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं EMF क्या है? EMF है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही, तो इसे वर्क अपॉन चार्ज के फॉर्मूले से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने डिस्कस कर रखा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना। तो उस तरीके से भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। EMF ज़्यादा होता है ज़्यादातर, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। अच्छा, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। उसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। इनके बीच में फिर हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा सेल है ना, इस सेल के अंदर क्या है? एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। इसके पास दो इलेक्ट्रोड्स है भाई, एक ये नेगेटिव वाली है और एक ये पॉजिटिव वाली है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारी एनोड होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड होता है। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड। और डेफिनेटली इन एनोड और कैथोड की जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट तो होगा ही होगा। उस इलेक्ट्रोलाइट में जब ये करंट पास करेगा तो इनके बीच में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर हम बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस की, इंटरनल रेजिस्टेंस हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। होता क्या है? इट इज़ द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। अगर हम दो इलेक्ट्रोड्स की बात करें ना और इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो इनके बीच में जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। भाई नॉर्मली रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर, ये भी उन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेंथ पर कैसे? कि भाई कितना ज़्यादा डिस्टेंस है एनोड और कैथोड में। जितना ज़्यादा कैथोड और एनोड में डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ का इधर मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। इधर लेंथ का मतलब क्या है कि भाई कैथोड एनोड के बीच में डिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम सेल वाइडर यूज करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। जो मोटे वाले सेल्स यूज करते हैं, एक डिपेंड करता है नेचर पर भी और साथ ही साथ टेम्परेचर पर भी, ठीक है भाई। सेल में कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है और कैसी इलेक्ट्रोड्स है, दोनों पर ही डिपेंड करेगा, है ना। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा भाई, वो इलेक्ट्रोलाइट जल्दी टूटने वाला है या जल्दी टूटने वाला नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर वही, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है? जो रेजिस्टेंस है, देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इस केस में, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होने लगता है? इलेक्ट्रोलाइट आसानी से टूटने लगता है। जब इलेक्ट्रोलाइट आसानी से टूटेगा तो करंट ज़्यादा होगा, हम कह सकते हैं। इस केस में वैसे नॉर्मली जब भी हम टेम्परेचर, मेटल के केस में डिस्कस करते थे, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते थे तो रेजिस्टेंस कम हो जाता था। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और जब हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस पहले से कम हो जाता है, ठीक है भाई। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस पहले से कम हो जाता है, क्योंकि जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो और चीज़ें टूटेंगी, है ना।
ठीक है भाई। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, नेचर और टेम्परेचर पर। इसका मतलब ज़्यादातर अब तक हम क्यों नहीं ले रहे थे, अब तक हमने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीखा, तो अब तक हम इस रेजिस्टेंस का अकाउंट क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वैसे बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम होता है। कई बार तो हम इस रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, कई बार निगलेक्ट करते हैं भाई। जब हमसे कहा गया था कि ये दो रेजिस्टर्स है, एक 2 ओम का है, एक 4 ओम का है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो बस हम 6 ओम मानते थे रेजिस्टेंस। हमने कभी इसको अकाउंट में अब तक तो नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादातर हम इसे इतना छोटा मानते हैं कि हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस इतना छोटा ना माना जाए, इसको अकाउंट पर लिया जाए, तो जितना भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अगर मैं मानती हूँ कि भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जैसे इस केस में 2 + 4 6, वो तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे कितना भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, R' मान रहे हैं, जो कि R1 + R2 है, क्योंकि हमने दोनों को सीरीज में कनेक्ट करा है। अगर पैरेलल में कनेक्ट करा होता तो 1/R1 + 1/R2 = 1/RP हो जाता। इस टोटल रेजिस्टेंस में इस रेजिस्टेंस को भी प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस। अब बस थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, जैसे हमसे कह दिया ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, और इसका भी रेजिस्टेंस है अभी 0.1 वोल्ट का। तो अब हम 2 + 4 6 नहीं लेंगे, 2 + 4 + ये भी लेंगे, ये जो 0.1 ओम का रेजिस्टेंस है ना, इसे भी अकाउंट में लेंगे, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 6.1 ओम का रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6.1 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट का। ठीक है भाई, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 4 वोल्ट का। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6.1 ओम का। उन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, पूरे सर्किट में करंट कैसे होगा। तो मतलब हमने क्या लेना है, इस बार रेजिस्टेंस हम R नहीं लेंगे, सिर्फ जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके साथ साथ एक छोटा सा फैक्टर और ऐड हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर वाला रेजिस्टेंस होता है, जो कैथोड और एनोड और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया। टोटल जो EMF की हम बात करें, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस E हो गया EMF। अगर हम टोटल करंट निकालना चाहे तो टोटल करंट इस केस में क्या होगा, टोटल करंट होगा E/R + R। जो टोटल करंट होता है ना, वैसे तो I होता है V/R, V = IR, तो I होता है V/R। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है E। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस E है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस R + R है, तो I लेंगे E/R + R। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, कभी अगर ये पूछे कि ये जो सेल है ना, ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है ये जो छोटी छोटी अप्लाइंसेस हमने कनेक्ट कर रखे हैं ना, ये कितना कितना पोटेंशियल लेने वाली है अपने अक्रॉस। ठीक है, जैसे अगर टोटल 4 वोल्ट है तो इसने कुछ वोल्ट लिया, इसने कुछ वोल्ट लिया, इसने कुछ वोल्ट लिया, तो इसने कितना वोल्ट लिया, वो इसका पोटेंशियल ड्रॉप, इसने कितना वोल्ट लिया, वो इसका पोटेंशियल ड्रॉप, इसने कितना वोल्ट अपने आसपास, इसने कितना अपने आसपास पोटेंशियल ड्रॉप लिया है, वो इसका क्या होगा, वो इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो हम पोटेंशियल ड्रॉप को कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे इसका है इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1। ठीक है, पहले तो इस पूरे सर्किट में करंट निकाल लेंगे। पूरे सर्किट में करंट कितना आने वाला है, टोटल EMF 4 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, जैसे कि 6.1 है। इससे हमारा करंट जैसे आ गया भाई, कुछ भी आ गया, 1.5 एम्पियर आ गया हमारा करंट। ठीक है, ऐसे ही हमने मान लिया। वैसे पता है ये 2/3 यानी कि 0.66 कुछ आएगा, कोई बात नहीं, अभी हमने मान लिया जैसे करंट आया 1.5 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो हम कैसे निकालने वाले हैं, IR। मतलब हमें याद क्या रखना है कि अगर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, तो वो क्या होगा, I और R, छोटा वाला R मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हमें निकालना है इस 2 ओम के थ्रू, इस 2 ओम के थ्रू कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो इसका होगा IR1।
इसका होगा IR2। इस तरीके से हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालने वाले हैं। फॉर्मूला तो वही है, V इज इक्वल टू IR। तो बस हमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करनी है जो हमने अब तक सीखी थी कि भाई अब तक जो भी हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते थे ना, उसमें एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस और ऐड करना पड़ जाएगा। दूसरी बात, जब हम करंट निकाल लेंगे, अगर हमें सेल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना हुआ तो इसके अक्रॉस V क्या होगा, V इज इक्वल टू IR। आई हम निकाल ही चुके हैं, है ना। उसको इस छोटे वाले इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस भी हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो भाई हमें अगर इसकी क्वेश्चन सॉल्व करने तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, हम टोटल रेजिस्टेंस जैसे अब तक निकाल रहे थे वैसे ही निकालेंगे। इस बार तो देखो एमोमीटर का भी रेजिस्टेंस है। एमोमीटर का रेजिस्टेंस, वैसे एमोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, लगभग 0 वोल्ट ही होना चाहिए। अगर हम कहें ना, आइडियल एमोमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन इसमें एमोमीटर का भी रेजिस्टेंस है। चलो पहले तो हम इसका ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, ये निकाल लेते हैं। 1/RP इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/4.5। एलसीएम क्या आएगा 9, 1 + 2 3/9। तो जो हमारा RP आ जाएगा वो आएगा 3 ओम। तो इस पूरी की जगह 3 ओम के साथ साथ ये भी तो है, ये और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट की बात करें तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये एमोमीटर का रेजिस्टेंस है। एमोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है भाई, 0.8 ओम है, और प्लस इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1.2 ओम है। ये टोटल 5 ओम आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। अब कुछ नहीं करना, अब इन वाले क्वेश्चंस में ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। EMF कितना दे रखा है भाई, EMF तो 5 वोल्ट दे रखा है। सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो तो हमको 2 ओम दे रखा है भाई, 2 वोल्ट दे रखा है। EMF कितना है, 2 वोल्ट। इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। देखो E पता है, R पता है, V इज इक्वल टू IR तो होता ही है। V अभी 2 है एक्चुअली, है ना, और I पूरे सर्किट का V होता है। वैसे E पूरे सर्किट का V होता है E, और पूरे सर्किट का R होता है R प्लस R। इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I। तो हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, हमने निकाल ही लिया 5 ओम। इस तरीके से करंट आ जाएगा 2/5। करंट आ गया कितना, करंट आ गया भाई 2/5 एम्पियर। तो करंट कितना फ्लो होगा भाई, करंट हमारा 2/5 का मतलब पता है क्या होता है, 0.4 एम्पियर होता है। तो इसके थ्रू करंट कितना फ्लो होने वाला है, 0.4 एम्पियर फ्लो होने वाला है। अगर ये पूछे भाई ये जो सेल है ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, ये जो सेल है ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, तो क्या हमें क्या निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल निकालना हो। कैसे निकालेंगे, करंट तो निकाल दिया हमने, करंट निकाला है 0.4, और इस सेल का रेजिस्टेंस कितना है, इस सेल का रेजिस्टेंस 1.2 है। इस तरीके से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल निकल जाएगा। एमोमीटर कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है भाई, एमोमीटर, तो एमोमीटर के अक्रॉस कैसे निकालेंगे, करंट आ चुका है, रेजिस्टेंस पता है। अगर इसके अक्रॉस पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं, और हमें पता होना चाहिए इसका जो V होता है वही इसका V होता है और वही इसका V होता है। मतलब अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालूँ ना, तो इस पूरे के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना था, इस पूरे के अक्रॉस तो रेजिस्टेंस था 3 ओम। इस पूरे के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना था, 3 ओम था। पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस रेजिस्टेंस तो 3 ओम था, ठीक है। करंट कितना आ रहा है, 0.4 आ रहा है, ये आ गया 1.2 वोल्ट जो आया है वो इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी है, और इसका भी पूरे कॉम्बिनेशन का भी पोटेंशियल ड्रॉप वही है, क्योंकि ये तो पैरेलल में है ना। पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहता है। तो अगर हमसे पूछ लेते ना 4.5 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इतना ही होता टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
मतलब 4.5 ओम के अक्रॉस भी इतना ही पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 9 ओम के अक्रॉस भी इतना ही पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। और पूरे ये वाला जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, इसमें तो होता ही ऐसा है कि भाई इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल है वो इसके अक्रॉस है, वही इसके अक्रॉस है। अगर इसका करंट मांग लेते भाई, इसका पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया, इसका रेजिस्टेंस पता चल गया, तो इन दोनों के थ्रू, सिर्फ इसके थ्रू पास होने वाला हम करंट भी निकाल सकते थे, है ना। ऐसे ही इसका पोटेंशियल ड्रॉप आ चुका है पूरे इस डिवाइस का, ये जो हमने दोनों को पैरेलल में करा है, और इस 9 ओम का रेजिस्टेंस भी पता है, हम इसके अक्रॉस भी करंट को कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें पूछ सकता है कि इसके अक्रॉस करंट। सबसे मुश्किल हमारे लिए ये बैठेगा कि बताओ इसके अक्रॉस करंट कितना है, ये 4.5 है ना, इसके अक्रॉस कितना करंट है। तो हम पहले पूरी सर्किट का करंट निकाल लेंगे, निकाल लिया, फिर हम इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, वही पोटेंशियल ड्रॉप इसका होगा, वही इसका होगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसके रेजिस्टेंस के थ्रू हम इसका करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही बैठ सकता है, या कहीं कह देंगे कि इसके अक्रॉस करंट निकालो, तो पहले हम टोटल करंट निकालेंगे, ईएमएफ पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है उसके थ्रू, फिर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पैरेलल में हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, वही वी इसका होगा, इसका वी पता है, इसका आर पता है, इसका आई हम उसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में भी इस बार हमें इसका ईएमएफ दे रखा है 1.8 वोल्ट। अगर भी इंटरनल रेजिस्टेंस दे ना रखा हो तो परेशान मत होना, उस केस में हमें इंटरनल रेजिस्टेंस लेना ही नहीं है, नेग्लिजिबल मानना है। ठीक है, इसमें दे रखा था तो हमने माना था, इसमें नहीं दे रखा तो हम नहीं निकालने वाले। टोटल रेजिस्टेंस बाकी कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस इस ये दोनों पैरेलल में है तो 1/10 प्लस 1/20, एलसीएम 20 आ गया, 10 2 जा 21 जा 3/20, या आर आएगा 20/3। इन दोनों का अगर हमने जो कॉम्बिनेशन निकाला है, रेजिस्टेंस आया है 20/3। ऐसे ये तीनों किस में है भाई, ये तीनों हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम इनका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, एलसीएम आ गया 60, 32 जा 23 जा 61 जा 6/60, 1/10। तो रेजिस्टेंस इसका आ गया 10 ओम। भाई लास्ट में रेसिप्रोकल तो करते ही हैं, इसका रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस भी पता चल गया, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस पता होगा, इसका ईएमएफ पता होगा, तो हम करंट भी निकाल सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ना दे रखा हो ना सही, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मांगते तो हमने टोटल करंट निकाला है ना, और इस कॉम्बिनेशन का जो वी है वो यूज़ करेंगे। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैसे करेंगे, वी दे रखा है ना, कैसे करेंगे बताओ। इसका हमें रेजिस्टेंस तो पता ही है, इसका रेजिस्टेंस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है इस पूरे सर्किट का, इसका पूरा ईएमएफ पता है ना। इन दोनों के थ्रू हम इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप, सॉरी अब हमें करंट पता चल चुका ना। ये दोनों किस में है, ये दोनों तो सीरीज में है, ये दोनों कॉम्बिनेशंस ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस से इन दोनों। अच्छा ये दो कॉम्बिनेशंस हैं, अगर इसकी जगह में कुछ बना दूं, इसकी जगह में कुछ बना दूं, तो वो दोनों तो सीरीज में होंगे, एक ही पाथ में कवर हो पा रहे हैं। ठीक है, एक ही पाथ में कवर हो पा रहे हैं, तो ये पूरा जो रेजिस्टेंस आएगा और ये पूरा जो रेजिस्टेंस आएगा उनको हम नॉर्मली ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस और ईएमएफ पता है, करंट आ जाएगा। करंट और इसके रेजिस्टेंस से, करंट और इसके रेजिस्टेंस से इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, करंट और इसके पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हमें करंट पता है और साथ ही साथ क्या पता है, इसका टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो हम इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो पोटेंशियल ड्रॉप इस पूरे के अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस भी होगा। और अगर पोटेंशियल ड्रॉप हमें पता चल जाता है ना, पोटेंशियल ड्रॉप अगर हमें पता चल जाता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप पता है, तो इंडिविजुअली हम सबका करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
Thanks for watching. Please like and comment and don't forget to subscribe. Thank you.